तो जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, राइट, तो उसके अंदर हमें ये कहा गया है कि हमें टिक वन बॉक्स टू शो विच वर्ड एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ प्रोसीजर। और मैं आपको ये बता रहा था कि दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, या लोकल होता है या ग्लोबल होता है। और हमारे लिए आसानी क्या है, अगर हमें लोकल का पता हो, एनी वेरिएबल declared inside of a procedure or a function is called a local variable. Any variable that is declared in the main code is called a global variable. अच्छा, मैं आपको जल्दी से कोड लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी। ग्लोबल के एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने सिलेबस में जो मेंशन किया वो प्रोसीजर और फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि कोई भी वेरिएबल अगर प्रोसीजर या फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, डिक्लेयर्ड है, तो उसको हम लोकल कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या कहते हैं, एवरेज, राइट। और ये प्रोसीजर क्या कर रहा है, दो वेरिएबल्स ले रहा है, एक x जो कि इंटीजर है, एक y जो कि इंटीजर है, राइट। और कर क्या रहा है, कर ये रहा है कि यहाँ पे वो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है z, और z को वो एक रियल नंबर कह रहा है। कौन सी टाइप की स्टोरेज है, रियल टाइप की स्टोरेज है, ओके। तो यहाँ पे वो z को कर रहा है कि z इक्वल्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और फाइनली यहाँ पे शायद आउटपुट z कर रहा है, ओके, आउटपुट z कर रहा है। ऑलराइट, ये हमारा प्रोसीजर है बच्चों। अब देखिए ये वेरिएबल जो z है, क्लियरली ये डिफाइंड है इनसाइड द प्रोसीजर, इसलिए हम इसको एक लोकल वेरिएबल कहेंगे। z इज़ अ लोकल वेरिएबल। हमने ऊपर ये लिखा भी यही हुआ है कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कि डिक्लेयर किया जाए, बाकायदा उसकी डिक्लेरेशन हो प्रोसीजर के अंदर, उसको हम लोकल कहेंगे। टेक्निकली अगर आप ये सोचें तो ये x भी एक लोकल वेरिएबल है और y भी एक लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये सिर्फ इस प्रोसीजर के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है, इस प्रोसीजर के बाहर नहीं हो सकता। प्रोसीजर से बाहर से क्या मुराद है, वो मुराद हमारा मेन कोड होता है। कौन सा कोड होता है, मेन कोड। मेन कोड होता है जहाँ से हम इस प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस प्रोसीजर को कॉल करना है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इनपुट नम 1, इनपुट नम 2, और उसके बाद मैं कॉल प्लेस कर सकता हूँ एवरेज वाले प्रोसीजर को, राइट। और ये दोनों पैरामीटर्स नम 1 और नम 2 मुझे यहाँ से पास करने, राइट। ये पासिंग साइड को हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, जहाँ से हम भेज रहे होते हैं वैल्यू, उसको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। सो num 1 and num 2 are what, are arguments। और इस साइड पे ये जो हमारे पास x और y है, जो वैल्यू रिसीव कर रहा है, num 1 की वैल्यू x को मिल जाएगी, num 2 की वैल्यू y को मिल जाएगी। सो x and y आर पैरामीटर्स, ओके। तो कॉलिंग, तो मेन कोड से हम कॉल प्लेस करते हैं, और जब हम कॉल प्लेस कर रहे हैं तो हम ये दो पैरामीटर्स पास करें, ओके। अब ये देखिए, ये जो x और y है, इनको हम इधर नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ ना, फॉर एग्जांपल मेन कोड के अंदर आउटपुट x कॉमा y कॉमा z, तो ये तीनों वेरिएबल्स ऐसे जो लोकल थे। लोकल का मतलब ये है कि ये इधर ही इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रोसीजर की बॉडी के अंदर यूज़ हो सकते हैं, उससे बाहर नहीं यूज़ हो सकते। तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, राइट, एरर बिकॉज x y z कैन ओनली बी यूज्ड विद इन द प्रोसीजर, ओके। ये लोकल है, ये लोकल है। होपफुली आपको समझ आ गया। जबकि num 1 num 2 अगर आपने इधर डिक्लेयर किए हो, ये फाइनल चीज़ मैं बताने लगा हूँ, इसके बाद वी गोइंग टू मूव ऑन। अगर आपने यहाँ पे num 1 num 2 एज इंटीजर वैल्यूज़ डिक्लेयर किए हों, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट num 1 num 2 भी यूज़ कर सकते थे, राइट। आप अगर यहाँ पे लिखते हैं ना आउटपुट num 1 तो भी चलेगा। ये वो प्रोसीजर के अंदर आप बैठे
num1 स्टोरेज में पड़ी वैल्यू को आउटपुट करना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा। ओके बच्चों। अच्छा अभी ऐसे है कि अगर आपने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं फॉर एग्जांपल तो आप जो है पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू मूव ऑन। इफ एनी ऑफ यू हैज एनी क्वेश्चंस फाइन, अदरवाइज आई एम गोइंग टू मूव ऑन। ओके ऑलराइट। तो ये जो पहला पार्ट है ये तो बहुत सिंपल हो गया हमारे पास, इसका आंसर हमें पता है। Take one box to show which word accurately describes the scope of a variable declared inside a procedure. In a procedure, inside a procedure. कोई भी ऐसा वेरिएबल जो प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर होता है उसको हम लोकल कहते हैं। याद रखिए हमें टिक मार्क ही यूज़ करना है बच्चों, ये ना हो कि आपको आंसर आता हो तो भी गड़बड़ हो जाए। आपने यहाँ पे अगर गलती से क्रॉस लगा दिया तो मार्क नहीं मिलेगा। डायरेक्शंस को फॉलो किया करें प्लीज़। we're done with this बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था? अगला क्वेश्चन था कि हमारे पास ये सूडो कोड रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, इनको मैच करना है हमने, राइट? ओके तो इनको अगर हम मैच करें तो क्या बनेगा? ऑलराइट, ओके। देखिए यहाँ पे भी बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको अभी से बता देता हूँ। कई दफ़ा बच्चे इनको नंबर कर देते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 3 या 4 ये मैं रैंडमली लगा रहा हूँ, वो इस तरह भी लिख देते हैं, राइट? दिस विल नॉट गिव यू मार्क्स। Why this is not going to give you marks is because the question explicitly states, क्वेश्चन आपको वाज़े तौर पे ये बता रहा है कि आपने क्या करना है। यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन टू लिंक ईच डिस्क्रिप्शन। तो आपको लाइन ही ड्रॉ करनी है बच्चों, नंबरिंग से काम नहीं चलेगा। ओके मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आपको मेरे ख्याल से सभी को आता होगा। ओके सबसे पहले स्टेटमेंट, काउंटिंग वाली स्टेटमेंट कौन सी है? ओके ये मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये एग्जैक्टली ओके। तो और कोशिश किया करें बच्चों ये भी ना किया करें, कई दफ़ा बच्चे ये करते हैं। याद रखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनर चेक कर रहा होता है, तो जहाँ पे उसको कन्फ्यूजन आ गई ना, जिस तरह आपने इस तरह के काम करना शुरू कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना? तो अपनी लाइंस को स्ट्रेट ही ड्रॉ करें। और स्टेटमेंट टू काउंट हमारी ये वाली होगी। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, बहुत सिंपल है। टोटल वाली स्टेटमेंट कौन सी होगी? वो ये वाली होगी, राइट? और कौन सी रहेगी? वली को आने दे अंदर, वली कह रहा है उसको एंटर कर। ओके तो अच्छा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट टू स्टार्ट अ प्री कंडीशन लूप बच्चों। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि इसकी मैंने मार्किंग स्कीम चेंज की थी, बिकॉज चेक की थी मार्किंग स्कीम के अंदर उसने जो इसका वैलिड आंसर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, जबकि रियलिस्टिकली अगर देखें तो ये भी प्री कंडीशन लूप है, मतलब दोनों लूप्स प्री कंडीशन है। लूप के शुरू के अंदर ही हमारे पास वो आ जाता है, लूप के शुरू में ही कंडीशन आ जाती है, राइट? दोनों लूप्स ऐसी हैं, प्री कंडीशन लूप होती है, शुरू में लूप की कंडीशन होती है, फिर लूप चलती है। उसने एग्ज़ाम में क्या किया हुआ है, जो मार्किंग स्कीम दी है, उसने सिर्फ वाइल लूप को प्री कंडीशन लूप कंसिडर किया है, जबकि रियलिटी के अंदर जो आप रियल लाइफ अगर आप कभी जाके फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से भी पूछेंगे या किसी से पूछेंगे तो वो आपको फॉर लूप भी प्री कंडीशन बताएगा, वाइल एंड वाइल भी प्री कंडीशन बताएगा, शुरू में कंडीशन आई हुई है, ओके? और फॉर लूप तो लिमिटेड नहीं होता नंबर्स के लिए, स्पेसिफाइड नंबर्स के लिए, नहीं, बट दैट डज नॉट, यस वासे, बट दैट डज नॉट चेंज दी वो उसकी वो जो है ना
नेचर ऑफ द लूप तो चेंज नहीं होती है ना। फॉर लूप यूँ आप यूँ लिखते हैं फॉर आई इक्वल्स 1 to 5 नेक्स्ट आई, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इसमें भी तो कंडीशन तो ऊपर ही है, बेशक इसमें आपने रेंज शुरू में बता दिए, ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। दिस विल रन 5 times नो मैटर व्हाट हैपन्स। अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू सर्च, यू कैन नॉट स्टॉप दिस लूप अब्रप्टली, ओके, यू कैन नॉट स्टॉप दिस लूप अब्रप्टली। एकदम से आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते कि कोई एक कंडीशन मीट विद हुई है तो आप इस लूप को स्टॉप कर लें, ऐसी लूप को आप एकदम से स्टॉप नहीं कर सकते। ये इसका एक आप कह लें कि फॉर लूप का एक मेजर डिफरेंस है विद अदर लूप्स, राइट। वाइल एंड वाइल आप इस तरह कर सकते हैं, वाइल जैसे एक बूलियन वेरिएबल है रन एंड वाइल। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बल्कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको ये बता दूँ, अगर खाली इस तरह लिखा हो, एक स्टोरेज का नाम लिखा हो, राइट, मसलन लेट्स से एक बूलियन स्टोरेज है जिसका नाम रन है, राइट। और ये यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ बच्चों, ये कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है, वो इसमें इंग्लिश तो कंसिडर नहीं होती है, बट यू कैन नॉट मिस स्पेल, ये आप बूलियन को मिस स्पेल नहीं कर सकते बच्चों। अब कुछ बच्चों का मैंने देखा था जो somebody trying to join, what's happening here? Please keep yourself muted बच्चों। ये किसका माइक चल रहा है? अयान? ओके, देखिए यहाँ पे अभी मैं कल एक बच्चे का पेपर चेक कर रहा था, उसने बुलियन के स्पेलिंग ये लिखे हुए थे बच्चों, क्लियरली एक मार्क कट जाएगा। आप इस तरह की मिस्टेक्स नहीं कर सकते। जो कीवर्ड्स होते हैं उनके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो यहाँ पे बुलियन जो है उसके बुलियन के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। दूसरी बात एक और इसी से रिलेटेड जो मैंने पेपर चेक किया, उसके अंदर मिस्टेकनली, आई नो वो मिस्टेक थी, बट मिस्टेकनली उसने जो वैल्यू असाइन की हुई थी इस स्टोरेज रन को, जो कि हमारी बूलियन स्टोरेज है, उसने ये स्पेलिंग लिख दिए हुए थे जल्दी में फॉल्स के। ये क्लियरली मार्क कट जाएगा। यू कैन नॉट मेक सच सिंपल इग्नोरेंट मिस्टेक्स, ओके। सो मेक श्योर के जो आपके कीवर्ड्स हैं वो ठीक रहे। अच्छा, अब ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना क्या चाह रहा था, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा था। आप इस तरह लिख सकते हैं कि वाइल रन इक्वल्स ट्रू, इसको चले, इसको लेट्स से इसको इनिशियली हम ट्रू कर देते हैं, राइट। वाइल रन इक्वल्स ट्रू दिस लूप इज गोइंग टू रन, राइट। और इस लूप के अंदर कोई कंडीशन हो सकती है, कोई इफ कंडीशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल इफ मार्क्स आर लेस देन 20 तो रन बिकम्स, रन वाली स्टोरेज में हम फॉल्स की वैल्यू स्टोर कर देते हैं और इवेंचुअली ये लूप रुक जाएगी। ऐसे ही होगा ना बच्चों, कुछ इसी तरह की चीज़ होगी। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर अगर खाली यहाँ पे रन ही लिखा नज़र आ जाए और आगे ट्रू ना लिखा हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी बूलियन स्टोरेज का नाम लिखा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट अ बूलियन स्टोरेज इफ इट सेज रन हियर, दैट मीन्स वो रन इक्वल्स ट्रू की बात कर रहा है। सो बेसिकली हियर्स व्हाट आई वांट टू से, कमेंट में लिख देता हूँ, वाइल रन इज सेम एज वाइल रन इक्वल्स ट्रू, दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर कभी आपको एक वाइल लूप कोड एग्जाम के अंदर लिखी नज़र आ जाए ना, जिधर सिर्फ स्टोरेज का नाम लिखा हुआ है और आगे ना ये बताया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या मतलब है कि वो ये कह रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ये कह रहा है कि अगर स्टोरेज रन में पड़ी हुई वैल्यू, रिमेंबर दिस, देखिए वो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि स्टोरेज रन के अंदर ट्रू की वैल्यू पड़ी हुई है, वो ये कह रहा है कि चेक करो अगर स्टोरेज रन के अंदर ट्रू की वैल्यू पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि चेक करो जब तक स्टोरेज रन के अंदर पड़ी हुई वैल्यू ट्रू है तब तक ये लूप रन करेगी। तो उसने एक्सप्लिसिटली ये नहीं लिखा था कि चेक करो कि स्टोरेज रन के अंदर पड़ी हुई वैल्यू ट्रू है, पर उसका मतलब यही था कहने का। अगर वो यहाँ पे ये लिखा होगा तो इसका मतलब है कि लूप पहले चेक करेगी, स्टोरेज रन में पड़ी हुई वैल्यू ट्रू है तो लूप रन करेगी। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, अब देखिए दोनों जो है वो प्री कंडीशन लूप्स हैं, पर ये वाली प्री कंडीशन लूप हो सकता है कि यहाँ पे भी आप
मार्क्स इनपुट करवा रहे होते, राइट। और यहाँ पे भी आप चेक कर रहे होते कि अगर मार्क्स आर लेस देन 20, तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इस लूप को स्टॉप कर दें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी रन को फॉल्स कर रहे होते और आगे आप इसको एंड इफ कर रहे होते, तो ये लूप अब्रप्टली रुकेगी नहीं, ये अपने 5 दफ़ा पूरे करेगी, हर सूरत 5 दफ़ा पूरे करेगी। यहाँ पे अलबत्ता अगर आपने इनपुट करवाई है और पहली दफ़ा ही किसी बच्चे के लेट से 10 मार्क्स आ गए, तो ये लूप रुक जाएगी, बिकॉज आपने स्टोरेज रन के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को फॉल्स सेट कर दिए। अगर फॉल्स सेट कर दिए तो जब अगली दफ़ा लूप चलेगी वो किस बेस पे चल रही है कि अगर स्टोरेज रन के अंदर पड़ी वैल्यू ट्रू है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। तो ये याद रखिएगा, खाली बूलियन स्टोरेज लिखी हो तो आप इसका इम्प्लाइड मतलब ये होता है कि वो ये कह रहा है कि इस स्टोरेज के अंदर अगर ट्रू की वैल्यू पड़ी हो, ऑलराइट। अच्छा जी, तो यहाँ पे पोस्ट कंडीशन लूप कौन सी बन रही है? ये पोस्ट कंडीशन लूप आपकी रिपीट लूप बन रही है। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे मूव करता हूँ बच्चों। ओके, अच्छा, राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग अ सिंगल लूप to output the average of 50 numbers that have been stored in the array number। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब मगर इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं? इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि जब वो ये पढ़ते हैं तो वो इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं कि आपने एवरेज आउटपुट करनी है उन नंबर्स की जो कि अरे में स्टोर्ड हैं। इससे आपको क्या सेंस मिल रही है? अरे में पहले से वैल्यू स्टोर्ड है या आपने इनपुट करवानी है? इससे आपको ये सेंस मिल जानी चाहिए कि अरे में पहले से नंबर स्टोर्ड है। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें, यहाँ पे इनपुट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ये समझे अरे में पहले से वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और आप उन वैल्यूज़ को प्रोसेस करना चाहते हैं। ये मैंने बच्चों को जब ये पेपर देते हैं तो मैंने उनको ये पहले भी बताया था। देखिए यहाँ पे ये आप डेटाबेस का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं, जब भी आप डेटाबेस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट, इसी तरह का आपको टेबल बनाया आता है और आपको कहते हैं कि आप कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखें, इस टेबल के अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करें, राइट। तो आप क्या करते हैं? आप इनपुट करवा रहे होते हैं या आप सीधा क्वेरी लिखते हैं? आप सीधा क्वेरी लिख देते हैं, इस तरह की कोई चीज़ लिख देते हैं ताकि वैल्यू रिटर्न हो जाए। तो आपने इनपुट तो नहीं करवाई, आप पहले से एज्यूम कर रहे होते हैं कि उसके अंदर टेबल डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है डेटाबेस के अंदर। इसी तरह जब हम कोडिंग में अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए, कोडिंग में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए जो आपको कह रहा है कि डेटा पहले से स्टोर्ड है, तो आपके अंदर ये जो कुछ बच्चों के अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है कि वो फिर भी इनपुट करवाते हैं, तो वो गलत बात हो जाती है। जैसे डेटाबेस में पहले से वैल्यू स्टोर थी, आप आगे बस एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं और फिर वो उसकी बेस पे डेटा को सर्च कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप ये अज्यूम करें कि ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है। ओके, दिस इज अ कॉमन मिस्टेक आई सी। ऑलराइट, सो वी हैव टू राइट अ सिंगल लूप विच इज गोइंग टू रन हाउ मेनी टाइम्स? 50 टाइम्स। और अरे का नाम क्या है? नंबर। बच्चों आपको यही नाम यूज़ करना है, अपनी तरह से कोई अरे डिक्लेयर नहीं करनी है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या कोई डिक्लेरेशंस करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। उसने डिमांड ही नहीं की हुई आपसे डिक्लेरेशंस, तो कोई ज़रूरत नहीं है डिक्लेरेशन करने की। अगर आपके पास जगह अवेलेबल है, आप करना चाहते हैं, फिर भी कर लें, मगर याद रखिएगा आपकी अरे जो यूज़ होगी वो यही वाली यूज़ होगी आपके सोल्यूशन में। तो अगर आप अपना सारा सोल्यूशन अगर लिख देंगे, अगर आप अपना सारा सोल्यूशन लिख देंगे, फॉर एग्जांपल आप लिख देंगे यहाँ पे फॉर आई 1 to 50, राइट। किसी बच्चे ने ये 0 to 50 भी लिखा हुआ था जो मैंने पेपर चेक किया था, तो ये तो फिर 51 टाइम्स लूप रन करेगी। फॉर लूप 1 to 50 लिखेंगे तो 50 टाइम्स रन करेगी। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया। यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं? कोई इनपुट की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, एक स्टोरेज आपके पास टोटल की होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पे हम टोटल को इनिशियल वैल्यू क्या दे देते हैं? उसको इनिशियल वैल्यू 0 दे देते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये थोड़ा सा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर वो यूज़ कर रहे हैं,
अगर आप इसको जेन में रखना चाहते हैं ना कि कहाँ पे मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है, कहाँ पे इज़ इक्वल टू का साइन यूज़ करना है, तो जहाँ पे भी इफ़ कंडीशन होगी ना, इफ़ मार्क्स आर इक्वल टू 30 फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप इज इक्वल टू के साइन को कंपैरिजन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि चेक करो इस स्टोरेज में पड़ी हुई वैल्यू और ये 30, ये दोनों बराबर हैं, तो आप इक्वालिटी की सेंस में इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर आपने अलबत्ता वैल्यू स्टोरेज मार्क्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो फिर आपको आगे ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन कर लें। ऑल्दो पिछले सालों में वो इस बात पे कोई मार्क्स नहीं काटता था, बट अब वी शुड बी केयरफुल। अगर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर हमने दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है इफ़ स्टेटमेंट के अंदर तो हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू का साइन। अगर गलती से आप कहीं इक्वल्स टू लिख भी आएंगे ऐसी जगह पे तो एग्जामिनर शुड बी लीनियंट इनफ, वो आपकी लॉजिक को देखना चाहता है उसको, तो फिर भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। एनीवेज आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हमने एक स्टोरेज टोटल को अपडेट करना था, राइट, और इधर दूसरी स्टोरेज हमारे पास कौन सी थी, अरे वाली थी। और अरे में क्या होता है बच्चों, एट वन टाइम आप वन वैल्यू ही एक्सेस कर पाते हो। एट वन टाइम आपको वो पोजीशन बतानी पड़ती है कि कौन सी वाली रो है, राइट। तो आप इसको बेशक इसको रो लिख लें, फॉर रो इज इक्वल टू 1 to 50, तो आपकी अरे नंबर्स में से कौन सी वाली करंट रो है उसमें से एक वैल्यू उठाई जाएगी। सीपीयू एट ए टाइम एक वैल्यू प्रोसेस कर सकता है, उसे एक वैल्यू को स्टोरेज टोटल में पड़ी वैल्यू के साथ ऐड करेंगे और रिजल्ट किधर स्टोर करेंगे, टोटल वाली स्टोरेज के अंदर ही। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेक्स्ट रो आ जाएगा। इतना सा कोड था जो आपने लिखना था, और उसके बाद आपने आउटपुट करनी थी एवरेज, बिकॉज एग्जाम में आपको ये कहा गया आउटपुट एवरेज कर दें, तो आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय 50। एक सेकंड, कोई बच्चा शायद ज्वाइन कर, यहाँ पे आपने एवरेज आउटपुट करनी थी, तो आप इस तरह कर सकते हो। और अगर किसी को बहुत शौक है डिक्लेरेशन का तो वो यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकता है एक स्टोरेज जिसका नाम एवीजी रख ले, और इसकी डेटा टाइप रियल होगी। तो फिर आप इस तरह कर ले, एवीजी को हम कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हम टोटल डिवाइडेड बाय 50 कर रहे हैं, ओके। और फिर हम आउटपुट क्या कर रहे हैं, एवीजी को। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपका वेरिएबल है, आपके ख्याल से ये ग्लोबल है या लोकल है, ये भी ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि ये मेन कोड के अंदर डिक्लेयर हुआ है, राइट। दिस इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। और जहाँ जिस पॉइंट पे हमने डिक्लेयर कर दिया इसको, इसके बाद आने वाली जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ओके, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, देखिए मैंने कल एक जो सोल्यूशन चेक किया था उसके अंदर बच्चे ने यहाँ पे एवरेज टोटल डिवाइडेड बाय रो लिखा हुआ था, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा बच्चों। सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। सर जो फॉर लूप है उस सिलेबस में ना क्लासिफाई, आपकी आवाज़ कट गई है फिराज। तो ये सर मैं कह रहा हूँ फॉर लूप जो है ना सिलेबस में काउंट कंट्रोल लूप से वो क्लासिफाई की गई है, ठीक है, तो ये काउंटर ही है ना। नहीं तो ये सर प्री कंडीशन नहीं होगी। देखिए जो काउंट कंट्रोल्ड है उसका मतलब बेसिकली ये है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू 50 लिख दें तो बेस्ट है। बिकॉज अगर आप टेक्निकली सोचें ना तो ये फॉर लूप मैं आपको बताता हूँ, ये जब भी चलती है तो ये नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या करती है, रो की वैल्यू को अपडेट कर देती है। तो रो की वैल्यू आखिरी दफ़ा जब लूप चलेगी तो रो की वैल्यू क्या होगी, स्टोरेज रो की वैल्यू 50 होगी। 50 पे भी आपकी जो अरे है नंबर, उसकी रो नंबर 50 में से वैल्यू उठाई जाएगी, इस स्टोरेज टोटल में पड़ी वैल्यू के साथ ऐड की जाएगी, रिजल्ट जो है वो टोटल वाली स्टोरेज के अंदर डाल दिया जाएगा। उसके बाद भी नेक्स्ट रो एग्जीक्यूट होगा, तो वो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 51 हो जाएगी। अगर 51 हो जाएगी और आप इधर रो से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप एग्जैक्टली किससे डिवाइड करें, आप 51 से डिवाइड कर रहे हैं,
जबकि आपको डिवाइड कैसे करना था, 50 से करना था। तो यहाँ पे बेहतर है आप अगर एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ कर दें तो वो बेहतर है। अच्छा जी, अब आगे फराज के क्वेश्चन पे। फराज ये कह रहा है कि बुक के अंदर इसको काउंट कंट्रोल लूप कहा गया है, तो ये काउंट कंट्रोल लूप है, ये जो आपके पास स्टोरेज। सवाल असल में ये था कि आप कह रहे थे कि while लूप भी प्री कंडीशन है और for लूप भी प्री कंडीशन है, लेकिन for लूप एग्जैक्टली कंडीशन तो नहीं है, वो काउंट कंट्रोल है। तो सिलेबस में उन्होंने इन तीनों का ऐसे डिफाइन किया हाँ कि ठीक है, एक काउंट कंट्रोल है, एक ठीक है, ठीक है, एक पोस्ट कंडीशन। येस वेरी आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, काउंट कंट्रोल लूप जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन से टेक्निकली। ये देखिए, ये मैं आपको एक लूप लिख के दिखाता हूँ, आप मुझे बताइए कैसी लूप है। रिपीट until x becomes equal to 5 और x की इनिशियल वैल्यू मैं 0 रखता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ x इक्वल्स x प्लस 1। तो ये लूप किससे कंट्रोल हो रही है? काउंटर से कंट्रोल हो रही है, x के ऊपर डिपेंड कर रही है। हर दफ़ा x की वैल्यू में 1 ऐड हो रहा है, ये भी काउंटर से कंट्रोल हो रही है। ये भी इस केस में काउंट कंट्रोल लूप के तौर पे बिहेव कर रही है, ऑलराइट। इसलिए और मगर इसमें कंडीशन कहाँ पे अप्लाई हो रही है? पोस्ट कंडीशन है, नीचे जाके कंडीशन चेक की जा रही है। इसमें कंडीशन किधर चेक की जा रही है? ऊपर चेक की जा रही है। ओके, ऑलराइट, हैविंग सेड दैट होपफुली आपको समझ आ गया बात। ये काउंट कंट्रोल लूप है, बिल्कुल है, क्योंकि ये इसमें स्टोरेज रो जो है उसमें इनिशियल वैल्यू 1 है। हर दफ़ा लूप चलेगी, नेक्स्ट रो जो है वो काउंटर के तौर पे बिहेव कर रहा है, वो रो की वैल्यू को 1 से क्या कर देगा? 2 कर देगा। अगली दफ़ा लूप चलेगी, रो के अंदर स्टोरेज के अंदर पड़ी वैल्यू को 2 की बजाय +1 करके 3 कर दिया जाएगा। तो ये काउंट कंट्रोल लूप ही है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये कहा था कि ये प्री कंडीशनड भी है, पर ठीक है, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझा दिया है, उसने इसको स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के अंदर प्री कंडीशन लूप ट्रीट नहीं किया है। हालांकि फॉर ऑल पर्पसेस जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो इसको वो प्री कंडीशन लूप ही कहते हैं, ऑलराइट। और वाइल एंड वाइल को भी प्री कंडीशन लूप कहते हैं। तो एनीवेज ये क्वेश्चन मैंने आपका सॉल्व कर दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमने सॉल्व करना है। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा इस्तेमाल किस लिए होता है? राइट, इंक्लूड। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है, क्या मकसद है टेस्ट डेटा का? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्या मकसद है, किस लिए आप टेस्ट डेटा इस्तेमाल करते हैं? अगर ना करेंगे तो क्या होगा? ना करेंगे तो आप बेसिकली प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो प्रोग्राम की टेस्टिंग नहीं हो पाती है, ऑलराइट। और टेस्टिंग में भी आपकी क्या चीज़ टेस्ट कर रहे होते हैं? आपको पता है कि बहुत सारी टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा है। मैं अगर यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर दूँ आपका इसका आंसर, तो शायद आपके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, पर्पस ऑफ टेस्ट डेटा एक अलग चीज़ है, टाइप ऑफ टेस्ट डेटा एक अलग चीज़ है, राइट। टाइप ऑफ टेस्ट डेटा कौन कौन से होते हैं हमें पता है, नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल होता है, उसके बाद हमारे पास और कौन सा होता है? एक्सट्रीम होता है और बाउंड्री होता है। ओके, एक्सट्रीम एंड बाउंड्री डेटा होता है हमारे पास। ये एग्ज़ाम में वैसे सिलेबस में देखना चाहिए, उसने BOUNDARY लिखा हुआ है या BOUNDRY लिखा हुआ है। एनीवेज, बाउंड्री डेटा होता है। ओके, अब देखिए पर्पस ऑफ टेस्ट डेटा क्या है। इट चेक्स इफ द प्रोग्राम accepts valid values and rejects invalid values। बेसिक मकसद इसका ये, आप जितनी मर्जी थ्योरी लिख लें, ओके, तो आप यहाँ पे इसको यूज जरूर कर सकते हैं। डेटा आप इसको यूँ करना है, वैलिड एंड इनवैलिड डेटा इज एंटर्ड टू चेक if the program accepts valid values and rejects invalid values। ये बेसिक पर्पस है टेस्ट डेटा का।
तो यहाँ पे आपको मार्क्स किस चीज़ के मिलेंगे एज एन एग्जामिनर मैं बता दूँ, आपने बताया है कि किस किस्म का डेटा इनपुट किया जा रहा है, वैलिड और इनवैलिड डेटा, और फिर आप आगे बता रहे हैं कि प्रोग्राम का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट वैलिड वैल्यूज़ एंड रिजेक्ट वैलिड वैल्यूज़। तो आपको इस स्टेटमेंट के 2 मार्क्स मिलने चाहिए, ओके। और यहाँ पे टाइप ऑफ टेस्ट डेटा आपने एक्सप्लेन कर दिया, नॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्सट्रीम, बाउंड्री। एग्जाम्पल डेटा चूँकि उसने पूछा नहीं हुआ, तो मगर एग्जाम्पल डेटा लिखा जा सकता है कि नॉर्मल टेस्ट डेटा क्या होगा, एग्ज़ाम ऑफ 100 मार्क्स टोटल, नॉर्मल टेस्ट डेटा वुड बी a value of 51 for example. This would be normal test data, right? तो आपने ये भी बता दिया, पहले सिनेरियो बिल्ड कर दिया कि एग्ज़ाम है 100 मार्क्स टोटल का, नॉर्मल टेस्ट डेटा क्या होगा, वुड बी अ वैल्यू ऑफ 51, और थोड़ा सा प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट दिस वैल्यू। ऑल्दो ये फिर ये जो हमने आंसर लिखा है ये 5-6 मार्क्स का आंसर हो गया। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले आपको डिस्क्रिप्शन देनी थी, वो हमने डिस्क्राइब कर दिया है, और फिर आपको एग्जाम्पल देनी थी टाइप ऑफ टेस्ट डेटा की। तो आपको एग्जाम्पल टेस्ट डेटा वैल्यू नहीं देनी थी, आपने टाइप बतानी थी। तो आप यहाँ पे नॉर्मल एक एग्जाम्पल है कि टाइप ऑफ डेटा की, एबनॉर्मल और बाउंड्री और एक्सट्रीम। ओके, होपफुली आपको ये भी समझ आ गया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क बच्चों, अदरवाइज मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ। डिस्क्राइब हाउ वेरिएबल्स। यस सर, मैंने ना इसकी जगह लिखा था टेस्ट डेटा इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ प्रोग्राम रन्स करेक्टली और नॉट। ये ठीक होगा कि गलत होगा? टेस्ट डेटा इज यूज्ड टू टेस्ट। देखिए ये वेग डिस्क्रिप्शन है। अच्छा बच्चों, वेग डिस्क्रिप्शन नहीं चलती, देखिए ये एक बड़ी जनरलाइज डिस्क्रिप्शन है। आपने क्या लिखा था, टेस्ट डेटा is used to test whether a program is running correctly or not. is used to test मतलब इस तरह का कुछ लिखा था कि मतलब ठीक चलता है या नहीं ठीक मैं चलता अभी program? बता देता हूँ, एक सेकंड। तो मैंने भी सिमिलर लिखा था कि ये जो वेग किस्म के आंसर्स है ये ना लिखा करें, तो ये एक बड़ा जनरलाइज सा आंसर है, इससे सेंस नहीं पता चल रही है, राइट। ये ज़रा इस तरह के आंसर्स आप प्लीज़ अवॉइड करें और स्पेसिफिक आंसर्स लिखा करें। ऑलराइट, आगे चलते हैं कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स वाला। और मैं कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स में भी आपको कुछ इनकरेक्ट आंसर्स कोट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस किस्म का आंसर लिखना चाहिए और किस किस्म का नहीं लिखना चाहिए, ओके। ऑलराइट, यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लें ताकि आप क्वेश्चन अच्छी तरह समझ जाएं। क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब हाउ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, राइट। किस मकसद के लिए वेरिएबल और प्रोग्रामिंग को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जहाँ पे भी दोनों का मकसद किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है, तो पहले तो मैं करेक्ट आंसर आपको लिख के दिखाता हूँ ना, जो कि करेक्ट आंसर है। आपको एक दफ़ा वो इस्टेब्लिश हो जाए कि इसका करेक्ट आंसर होना कैसा चाहिए। याद रखिए मेरा फोकस, आप मेरा कहने का मकसद ये आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं पता होनी चाहिए। तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स की बात हो रही है ना बच्चों, ओके। आर यूज्ड टू स्टोर डेटा, ये एक बेसिक मकसद है, राइट। ओके, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इससे आपकी ज़्यादा वैल्यू ऐड इसमें एडिशन हो जाएगी। आप कह सकते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस यूज्ड टू स्टोर डेटा। इसका मेरा मतलब क्या है, देखिए अगर आप कभी किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, तो आप इसी तरह कुछ लिखते हैं ना, डिक्लेयर मार्क्स, और आगे आप लिख देते हैं इंटीजर। तो क्या ये एक स्टोरेज बना दिया आपने, क्या उस स्टोरेज का कोई नाम है? बिल्कुल उस स्टोरेज का नाम है, उस स्टोरेज का नाम क्या है? मार्क्स। इसीलिए हमने कहा है कि ये स्टोरेज है, एक मेमोरी लोकेशन है जिसको कोई नाम भी दे दिया है हमने।
तो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस यूज्ड टू स्टोर डेटा। ओके, अब आगे मैं मेन उसकी तरफ आता हूँ। बाय द वे, आप कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं? कांस्टेंट में आप डेटा टाइप नहीं बताते। यहाँ पे आपने वेरिएबल के अंदर तो ये बता दिया है ना कि इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। कांस्टेंट आप डायरेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कांस्टेंट पाई है, उसको आप वैल्यू 3.14 दे दें। आपके पास कांस्टेंट जी के नाम से है, ग्रेविटेशनल फोर्स से होती है, उसको आप वैल्यू 9.81 दे दें। आपके पास कांस्टेंट फॉर एग्जांपल एक बुलियन स्टोरेज आप बनाना चाह रहे हैं जिसमें हमेशा एक वैल्यू हमेशा की हमेशा उसमें ट्रू ही रहेगी, ये वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, राइट? ये वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, ये कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और वेरिएबल की वैल्यू वेरी करेगी, चेंज करेगी, राइट? तो आपने एक दफ़ा स्टोरेज के अंदर ट्रू स्टोर कर दिया, इसके बाद आप इसको कोड के अंदर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, आखिरी पॉइंट भी आपको समझ आ गया। वैल्यू इन अ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। वैल्यू इन अ constant cannot be changed during execution of a program। ओके, सब अब आप इसको देख लें कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पहले तो आप उसको ये बताएं ना कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स डेटा वैल्यूज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरी बात, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनको बताएं कि ये नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं। ये अगर आप मतलब ये एक एडिशनल पॉइंट है। तो अगर मैं इस लाइन को एवेल्युएट करूँ ना, तो इस लाइन के ही आपको 2 मार्क्स मिल जाने चाहिए, क्योंकि आपने इसके अंदर 2 मेन पॉइंट्स बता दिए, नेम्ड मेमोरी लोकेशंस हैं एंड दे आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। ओके, अगर मैं अब ये जो हम यहाँ पे एक कंपैरिजन डेवलप कर रहे हैं, इसका आपको 1 मार्क आराम से मिल जाना चाहिए, राइट? इसका सेपरेट 1 मार्क मिलेगा क्योंकि आपने यहाँ पे वेरिएबल का बिहेवियर बताया है, राइट? कि वेरिएबल के अंदर पड़ी वैल्यू कोड की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है, और यहाँ पे आपने जो बिहेवियर बताया है वो कांस्टेंट का बताया कि कांस्टेंट में पड़ी वैल्यू एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती है। एक दफ़ा आपने सेट कर दी, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इनकरेक्ट आंसर्स बताता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि किस किस्म के आंसर्स नहीं चलेंगे। ओके, तो ये वो इनकरेक्ट आंसर्स हैं जो कुछ बच्चों ने अटैम्प्ट किए थे। ऑलराइट, अच्छा बच्चों, इससे पहले कि मतलब आज की क्लास जब भी ख़त्म होती है, वी स्टिल हैव टाइम। देखिए, एक बात याद रखिएगा, बल्कि आप यूँ कर लें कि आपके पास अगर वो जो आपने इस दफ़ा आप पेपर में अपेयर हुए थे, ये जो आपका फाइनल एग्ज़ाम्स हुआ था, मॉक का एग्ज़ाम्स हुआ था, अगर ये पेपर्स आपके पास पड़े हुए हैं तो इनकी आप स्क्रीनशॉट खींच के मुझे मेरे से शेयर कर लें। ओके, Who is Fawad Khan? We don't have a Fawad Khan. All right. Okay. तो आपके जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए थे, या जहां आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन था 2 मार्क्स मिले थे, आप वो पिक्चर्स मेरे साथ शेयर कर दें ताकि वो जो आगे हमारे पास जो गैप आएगा जिसके अंदर हम पेपर सॉल्व करेंगे, तो मैं वो P1 और P2 के वो सैम्पल आंसर्स भी आपके सामने रखूँगा। जैसे अभी मैं कुछ इनकरेक्ट आंसर शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले आप एग्जाम में क्या चीज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सो यू गाइस हैव योर फाइनल पेपर्स विद यू, और वो आप उसमें से मेरे साथ पिक्चर्स व्हाट्सएप ग्रुप पे इंडिविजुअली शेयर कर दीजिएगा। वी कैन यूज़ दोज लेटर ऑन। ओके, ऑलराइट। देखिए, यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली। इसका क्या मतलब हुआ भाई टेम्परेरीली का? देखिए, अगर आपको पता हो तो ये जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं किधर क्रिएट हो रहा होता है? रैम के अंदर हो रहा होता है। तो कांस्टेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ये भी जितनी देर प्रोग्राम चल रहा है, ये किधर क्रिएट हुआ होता है? रैम के अंदर क्रिएट हुआ होता है। जैसे ही आप प्रोग्राम को शट डाउन करेंगे, वो रैम से वो मेमोरी लोकेशन जो है वो, क्योंकि वो अब नॉट इन यूज़ हैं, तो वो क्लियर कर दी जाएंगी। रैम होल्ड्स करंट डेटा एंड वो करंट प्रोग्राम करंटली इन यूज़, राइट? तो ये डेटा टेम्परेरीली स्टोर करने, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड इज़ के
वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनसाइड अ वेरिएबल कैन चेंज. डू यू थिंक अ वैल्यू इनसाइड अ वेरिएबल कैन चेंज एंड टेम्परेरी आर द सेम थिंग? They are not the same thing. Okay. All right, so this was one incorrect answer. Let me share another incorrect answer if I can find one real quick. Okay. ओके, आई एम गोइंग टू राइट अ कंप्लीट आंसर. ओके, सो बेयर विद मी. और ये आपने देखना है कि इसके अंदर आपको गड़बड़ क्या है. आई गिव दिस आंसर 2 out of 3 marks. Okay, so variables are used to store data. Through variables, या एक सेकंड में इसकी तस्वीर खींच के आपके साथ शेयर कर देता हूँ. That is going to take me less time. Hang on a second. Just sharing बच्चों. Alright, so just 1 second. मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ. We're just going to open this. Open with Paint. ओके बच्चों, ये एक आंसर है हमारे पास जो कि लिखा हुआ है. अब देखिए यहाँ पे उसको 3 में से 2 मार्क्स मिले, राइट. और वो 2 मार्क्स क्यों मिले ये देख लेते हैं. पहले तो मैं ये बताता हूँ मैंने मार्क दिया किस चीज़ का, राइट. एक मार्क मैंने इस चीज़ का दिया कि वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा, एक मार्क मिल गया. अब उसने लिखा थ्रू वेरिएबल्स वी कुड स्टोर द डेटा. इस लाइन की कोई वैल्यू नहीं है. व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम राइटिंग समथिंग लाइक दिस? ओके, वेरिएबल्स आर द बेसिक नीड टू स्टोर डेटा. ये दिस इज वंस अगेन जस्ट प्योर इंग्लिश विद नो पर्पस, राइट. मल्टीपल वैल्यूज आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वेरिएबल्स, ये भी नहीं है इसका मकसद. देखिए आप, और आगे उसने लिखा है दे बोथ प्ले क्रूशल रोल इन द प्रोग्रामिंग. कांस्टेंट आर फिक्स डेटा एंड कैन नॉट बी चेंज. अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ इस वजह से मार्क दे दिए कि दे कैन नॉट बी चेंज्ड. द वैल्यू इनसाइड अ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज्ड. ऑल्दो ये लाइन इतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश इतनी अच्छी एक्सप्लेन नहीं है. होपफुली आपको समझ आ गया बच्चों किस किस्म का आंसर चलेगा, जो कि टू द पॉइंट होना चाहिए. वेरिएबल भी डेटा स्टोर कर सकता है, कांस्टेंट भी डेटा स्टोर कर सकता है. वेरिएबल की वैल्यू जो है चेंज हो सकती है प्रोग्राम के अंदर, उसकी वैल्यू अपडेट हो सकती है. कांस्टेंट की वैल्यू चेंज या अपडेट नहीं हो सकती है व्हेन द कोड इज रनिंग. ऑलराइट बच्चों, लेट्स गो अहेड एंड डू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू व्हाट. ओके, देखिए इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट मार्किंग स्कीम ही दिखा, या बल्कि मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ. नो इश्यूज. प्रिंट स्क्रीन. ओके, ये मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में भी शायद ये क्वेश्चन आया था, राइट. सर जो ये वाला पहले पेन से मैंने गलत किया था, बाद में जब मैंने पेंसिल से किया था वो ठीक था.
बली आई हैव नॉट चेक्ड योर आंसर अभी. चलो आई डिस्कस दोज इंडिविजुअली. हाँ जी, उसमें आपको 2 मार्क्स मिले हुए इंस्टेड ऑफ 4. ओके, ऑलराइट. बच्चों देखिए, ये बहुत ही सिंपल चीज़ होती है ये जो स्ट्रक्चर डायग्राम है ना. एक तो आपने स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर सिर्फ रेक्टेंगल्स बनाने हैं, याद रखिएगा. ओके, सिर्फ दिस इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, आई एम सॉरी. आपने सिर्फ रेक्टेंगल्स बनाने हैं बच्चों, राइट. तो कुछ इस तरह की चीज़ बनानी है, राइट. ये बच्चे इसमें फ्लो चार्ट बनाने शुरू कर देते हैं. दिस इज़ नॉट अ फ्लो चार्ट. ओके, अब इसका मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस ये होता है कि आप इसके सब सिस्टम बता दें, राइट. और सब सिस्टम आप देखें ना, मैंने आपको कई दफ़ा क्लास के अंदर भी बताया था. सिंपलर एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको शायद समझ आ जाएगी. अगर आप सिंपलर एग्जांपल देखें कि एक गाड़ी है, वैसे तो वो कम्प्लेक्स एग्जांपल है, पर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग. तो उसके अंदर 2-3 हिस्से हैं. अगर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, एक हिस्सा जो है उसका, अगर आप उसको ब्रॉडली ब्रेक डाउन करें तो आप कहेंगे उसके मैकेनिकल पार्ट्स हैं, उसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं. इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में वायरिंग आ गई या कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई. फिर मैकेनिकल पार्ट्स को अगर आप फर्दर ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे गाड़ी की बॉडी होती है, ठीक है. उसकी फिर वो जो इंटीरियर का प्लास्टिक होता है, राइट. तो आप ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसके सब सिस्टम्स बनाते जा रहे हैं. इसी तरह यहाँ पे फूड ऑर्डरिंग सिस्टम की उसने कंप्लीट डिटेल आपको दी हुई है. ये फूड ऑर्डरिंग सिस्टम क्या कर रहा है? इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हमने ये बताना है कि इस फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के सब सिस्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है. तो क्वेश्चन क्या बता रहा है? दिस अलाउज द यूज़र टू एंटर डिटेल्स. तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है, इसके अंदर से यूज़र इनपुट लेने का कोई तरीका होना चाहिए, राइट. तो आप एक रेक्टेंगल बना दें उसके लिए. उसमें क्या है आप यहाँ पे लिख दें. इसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो कि मीनिंगफुल नाम होना चाहिए. यहाँ पे आप इसका नाम इनपुट ऑर्डर डिटेल्स कर लें, ठीक है. तो काम चल गया. And then the customers have to pay for the order also, right? That's what he's saying. They have to pay for the order also. तो दोनों काम जो है ये सिस्टम अचीव कर रहा है. यूज़र से इनपुट भी ले रहा है और उनको पेमेंट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट. एक रेक्टेंगल किस चीज़ का बनेगा बच्चों? एक रेक्टेंगल बनेगा ऑर्डर कलेक्शन का, सॉरी पेमेंट कलेक्शन का. तो यहाँ पे आपके पास कलेक्ट पेमेंट का कोई ना कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, राइट. यही सिस्टम हमें समझ आ रही है अभी तक जो हमने पढ़ा है. और उसके बाद तीसरा क्या है उसके पास? डिस्प्लेज फूड अवेलेबल एज पिक्चर्स और एज अ लिस्ट. डिस्प्लेज फूड अवेलेबल एज अ पिक्चर और एज अ लिस्ट. ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक क्या रेक्टेंगल होना चाहिए? यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल होना चाहिए डिस्प्ले फूड आइटम्स. यही होगा ना? अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स का है और अभी तक हमने कितने रेक्टेंगल्स बनाए हैं? टेक्निकली 3 बनाए हैं. क्या हम इसके अंदर किसी एक को फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी एक वाले को, ताकि हमें चौथा पॉइंट मिल जाए? इसके भी सब सिस्टम बना सकते हैं डिस्प्ले फूड आइटम्स के, बिल्कुल बना सकते हैं. तो हम यहाँ पे एक सब सिस्टम बना लेंगे, एक रेक्टेंगल और दूसरा रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते थे. एक तरीका उसने हमें क्या बताया हुआ है? एज पिक्चर्स. तो यहाँ पे हम खाली क्या लिख देंगे? पिक्चर्स. और ये जो अगले वाला रेक्टेंगल है इसके अंदर क्या लिख देंगे बच्चों? लिस्ट. तो हमने एक इसको फर्दर डिस्क्राइब कर दिया है. इस वाले को हमने फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है. तो नाउ वी कैन गेट 4 मार्क्स. और ये बात याद रखिएगा बिफोर यू आस्क योर क्वेश्चन. बट ये अच्छा, और ये यहाँ से ऑब्वियसली ये फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के ये कंपोनेंट्स हैं, राइट.
ओके और ये याद रखिएगा बच्चों, मैंने वो स्कूल के मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर चार्ट पुराना मिलेगा, वो ए लेवल्स के लिए बना हुआ है बच्चों। मेरी कोई भी वीडियो अगर 5, 6 इवन 4 साल पुरानी है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल पे से अपना देखिए, वो ए लेवल्स के लिए बनी हुई है, ओ लेवल्स के लिए नहीं बनी हुई। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे ये आपका ये हो गया। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आपने जो ये नाम लिखा हुआ है किसी ने कुछ और नाम लिखा हो यहाँ पे इस कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए? बिल्कुल, आपकी वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है पर मीनिंग कन्वे होना चाहिए कि यहाँ पे यूज़र डिटेल्स एंटर कर रहा है, कलेक्ट यूज़र ऑर्डर डिटेल्स, वो भी यहाँ पे लिखा जा सकता था, कलेक्ट पेमेंट और डिस्प्ले फूड आइटम्स। यस, किसका क्वेश्चन था बच्चों? एनीबॉडी हैड ए क्वेश्चन? मैं जल्दी से आपको, अच्छा दिस इज़ दी मार्किंग स्कीम इसकी दिखा दूँ बच्चों। मार्किंग स्कीम मैंने ओपन की हुई है कि नहीं की हुई है? ये की हुई है। देखिए ये मार्किंग स्कीम का आंसर हो सकता है मेरे वाले से डिफरेंट हो, बट दैट्स एक्सेप्टेबल राइट। उसने इसको भी फर्दर एक्सप्लेन कर दिया है। उसने यूज़र इनपुट, उसने कहा कि आप यूज़र को चॉइसेस डिस्प्ले करें, यूज़र से फूड ऑर्डर कलेक्ट करें, यूज़र से पेमेंट कलेक्ट करें। ऑब्वियसली उसके लिए भी यूज़र को इनपुट ही करनी पड़ती होगी ना अपनी पेमेंट डिटेल्स, राइट। तो उसने यूज़र इनपुट कैटेगरी में डाल दिया और ये वाला हिस्सा हमारा मैच कर रहा है। जो हमने आंसर लिखा है दैट इज़ ऑल्सो फाइन बच्चों। सो डोंट थिंक दैट दिस इज़ इनकरेक्ट, ओके। दिस विल ऑल्सो गिव यू मार्क्स। सो देर आर नो टू डिफरेंट वो जो है क्या कहते हैं, दे कैन बी डिफरेंट सोल्यूशंस टू द सेम प्रॉब्लम। ओके, एनी क्वेश्चंस बच्चों? आर वी रनिंग आउट ऑफ टाइम हेयर?